booster, and I wish both the programs to be a grand success. Thank you very much, all of you. Thank you, sir, for your encouragement. Now I would like to request Secretary Agriculture to give his address. Thank you, Franklin. माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी, सेक्रेटरी डेयर डॉक्टर पाटिल, मेरे कलीग्स, मंत्रालय में कलीग्स और उपस्थित डिग्निटरीज, अतिथिगण, मैं सबका इस ओकेशन पे आपका स्वागत करता हूँ। और जैसे डीजी आईसीआर ने कहा, मैं उसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। आप लोग भी जानते हैं कि हमारा जो कृषि जो नीति रही थी, एक थी सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ। तो हमने सारी कोशिश करी कि हमारे जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो या बाकी प्रोडक्शन हो, उसमें देश आत्मनिर्भर हो। और आज के दिन अगर आप एडिबल ऑयल्स को छोड़ दें और प्रोसेस्ड पल्सेस को छोड़ दें, काफी हद तक हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया है। और एक बड़े देशों जो निर्यात करते हैं उसमें भारत भी एक नेट एक्सपोर्टर है। मगर इस स्ट्रेटेजी के साथ कुछ प्रॉब्लम्स या समस्याएं हम कह सकते हैं वो भी हमारे सामने आई हैं, जिसको हम टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हमारी कृषि नीति है, हम भी एक तरह से एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं कि कृषि में सस्टेनेबिलिटी रहे, जिसको हम आप एवरग्रीन रेवोल्यूशन कह लें, जो कह लें, मतलब प्रोडक्टिविटी भी रहे और सस्टेनेबल भी रहे। सस्टेनेबिलिटी का मतलब वही हुआ जो डॉक्टर पाठक ने कहा कि सॉइल का बचा के रखें, उसकी जो गुणवत्ता है उसको बचा के रखें, पानी का ठीक प्रकार से प्रयोग करें, जैविक कार्बन सॉइल में बढ़ाएं। और उसी के लिए आपने देखा होगा कि हमारी स्ट्रैटेजी भी, जैसे हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात करते हैं कि उर्वरक का ठीक प्रकार से, संतुलित प्रकार से हम उपयोग करें। नेचुरल फार्मिंग की बात हो रही है, उसके लिए भी हमारा एक कैबिनेट में जाकर प्रपोजल आ रहा है कि हम नेचुरल फार्मिंग करें, जो प्राकृतिक क्षमता है, जो इकोसिस्टम है, उसको हम ना खराब ना करके उससे कैसे हम अपना प्रोड्यूस बढ़ा सके। तो ये इस कई हमारी योजनाएं हैं, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, उसमें कई योजनाएं हैं। आप जिसको फ्रैंकलिन ने भी उनको कहा, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री या बैम्बू प्लांटेशन, बैम्बू कल्टीवेशन कर रहे हैं, बैम्बू पर बहुत कार्बन को सिक्वेस्टर करता है। या बैरेक सीड राइस करें, चावल में जब करते हैं, ड्रिप इरिगेशन के साथ फर्टिगेशन करें। फर्टिगेशन में आपकी एफिशिएंसी अभी 30-35% है, यूरिया की मेरे ख्याल 80-85% बढ़ जाती है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, मिलेट्स की बात कर रहे हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी ही हमारी एक तरह से हम कह रहे हैं कि हमारी पॉलिसी है और हम कोशिश कर रहे हैं किसान ज्यादा से ज्यादा ये करें एंड उससे बेनिफिट करें। और क्योंकि ये इस प्रकार के एग्रीकल्चर कर रहे हैं, इसके साथ वो ग्लोबली भी हेल्प कर रहे हैं, मतलब विश्व को भी मदद हो रही है। एक तरह से उसको विश्व को मदद हो रही है, जिससे कार्बन जो होगा वो कम होगा, प्लस आपके माटी में कार्बन बढ़ेगा। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है उनके लिए। जब इस प्रकार से किसान करते हैं तो जो फायदा हो रहा है, ग्लोबल जो कार्बन लेवल से कम हो रहे हैं, तो एक तरह से कार्बन क्रेडिट एक माध्यम है जो कोशिश कर रहे हैं कार्बन क्रेडिट के माध्यम से ये जो इसको मॉनिटाइज करके किसान को ही हम फायदा कर सकें। और इसको करने के लिए ये 3-4 स्टेप्स जो बताए फ्रैंकलिन ने, पहले तो समझना कि हर एग्रो इकोलॉजिकल जोन में क्या करेंगे, उससे कितना कार्बन बच सकता है, कार्बन क्रेडिट मिल सकते हैं इक्वालिटी में। जो आईसीआर हमारी जो लीड इंस्टीट्यूशन है वो इसमें काम कर सकती है। दूसरा, इसके फायदे जो है, इसके लिए मेरे ख्याल हमको जैसे डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, प्लस हमारे केवीके के थ्रू मेरे ख्याल हमको इसमें मॉडल प्रोजेक्ट जो कर ही रहे हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन कर रहे हैं, फर्टिगेशन कर रहे हैं, उनको मॉडल प्रोजेक्ट लेके उनको फार्मर्स को हम कार्बन क्रेडिट दिलवाएं। उसके बाद जो बात है, इसमें बहुत जरूरी है इसमें ठीक से मॉनिटरिंग हो, बिकॉज ये इसकी क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है। कोई आदमी जब कार्बन क्रेडिट खरीदेगा तो उसको ठीक से उस प्रकार का कार्बन क्रेडिट पाने के लिए जो कार्य हुआ है वो ठीक प्रकार से हुआ है कि नहीं, मॉनिटरिंग। और उसके लिए इनपे जैसे ऑडिटर का सिस्टम है, ऑडिटर होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो ऑडिट करते हैं। फिर उसके बाद एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे ये एक्सचेंज जो वेरा गोल्ड स्टैंडर्ड है, एक तरह से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये ट्रेडिंग हो सकती है। तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, ये धीरे धीरे हमें तैयारी करना पड़ेगा। तो सर मैं आपके समक्ष यही रखना चाहूंगा, ये एक शुरुआत है। ये एक तरह से जो फ्रेमवर्क हम आपके सामने रख रहे हैं, ये सिर्फ एक सारे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं वो एक मंच पे आए और भविष्य में जो हमारी नीति होगी उसके ऊपर हम और डिस्कशंस करें, पायलट प्रोजेक्ट्स करें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो पॉलिसीज चाहिए अन्य मंत्रालयों के साथ मिलके हम इसको कैसे ग्राउंड पे ला सकें, ताकि जो हमारे किसान हैं जो इस प्रकार की सर खेती कर रहे हैं और जो हम भी उनको उनसे आह्वान कर रहे हैं आप इस प्रकार कर रहे हैं, उनको लाभ कैसे मिले। और दूसरा प्रोजेक्ट है सर एग्रो फॉरेस्ट्री, एक
हमारे भी एक योजना है सर, हर पेड़ पे पेड़ हम काफी जोर से इस पे दे रहे हैं, और इससे भी सर किसान की आमदनी बढ़ सकती है। और ये जरूरी है कि जब वो एग्रो फॉरेस्ट्री करे, क्योंकि पेड़ लगाएगा फिर 2-3-4 साल बाद ही पेड़ बड़ा होगा सर, कि उसका जो सीड है या पौधा है वो क्वालिटी वाला मिले, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल मिले। तो इसके लिए सर पहली बार ये स्टेप्स लिए गए हैं कि एक तरह से एक्रेडिटेशन सिस्टम हो, जो अच्छी तो एक नर्सरी के स्टैंडर्ड हो, और उससे क्या होगा सर, कोई भी उनसे नर्सरी से अगर पौधा लेगा एटलीस्ट उसको रीअश्योरेंस होगी कि ये पौधा अच्छी क्वालिटी का है, और उसको ये नहीं होगा बाद में ऐसे ना हो कि ये पौधा अच्छा ना हो। तो ये तो सर जो आज जो आपके हाथ से आप एक तरह से लॉन्च करे जाएंगे, ये इनका सर बेसिक पर्पस है, और किसानों के हित में ये कैसे जा सकता है उसी के ऊपर सर इसको हम आगे दोनों चीजों को ले जाएंगे। बहुत बहुत We shall have the launching of the launching program. लॉन्च तो कुछ नहीं हो रहा सर, Easy है। अच्छा, पैकेट खोलना है। ये सर पैकेट खोलना है सर। ये सर कार्बन मार्केट का खोलना है सर। दोनों एक साथ है या अलग-अलग? दोनों एक साथ। मोबाइल हटा लीजिए। Okay, thank you. Thank you. थैंक यू सर। आप मंत्री महोदय को हम विनती करते हैं कि सबको इनॉग्रेशन करें, प्रोत्साहन करें। मुझे भी बोलना। आज भी प्रसन्नता का विषय है कि मंत्रालय के हमारे सचिव कृषि मनोज आहूजा जी और हमारे DF के सचिव डॉक्टर पाठक जी की उपस्थिति में सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ दूरगामी लक्ष्य को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ इस आयोजन के माध्यम से हम वॉलेटरी कार्बन मार्केट की संभावनाओं को भारत में सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले हमारे किसान भाइयों के साथ मिलकर किस तरीके से उनके लिए भी
सुविधाजनक और जो आज के दिन में वैश्विक चुनौती है उसका भी मुकाबला हम मिलकर के करें। तो मैं सबसे पहले इस फ्रेमवर्क लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर, विमोचन के शुभ अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे सारी बातें प्रेजेंटेशन के माध्यम से आ चुकी है और जो लक्ष्य है उसके बारे में डॉक्टर पाठक जी ने, आहूजा जी ने विस्तृत ढंग से कहा है। अब ये एक प्रथम सोपान है, पहला स्टेज है जब हम इस क्षेत्र में कदम बढ़ाते हुए सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं और सहभागिता में संभावनाओं के साथ समस्याओं का समाधान चाहते हैं। ग्लोबल चुनौतियां, चैलेंजेस क्या है वो हमारे सामने है, इंटरनेशनल कमिटमेंट क्या है वो हमारे सामने है। इस तरह के विषय चुनौती के रूप में जहां हमें दिखती है, वहीं यदि सावधानी पूर्वक कई चीजों को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़े तो हमारे बीच में सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले लोगों में संभावना भी दिखती है, अवसर भी दिखता है। अब इस अवसर को हम किसानों के हित में देखते हुए चुनौतियों का मुकाबला करें, इसके लिए बेहतर कोऑर्डिनेशन, सहभागिता और समझ बहुत आवश्यक है। जिनके साथ हम काम करना चाहते हैं, जिनके लिए काम करना चाहते हैं, या एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अस्तित्व को बचाने की प्रयत्न, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा नुकसान किसे पहुंचाएगा? जीव को ही पहुंचाएगा, मानव जीव को पहुंचाएगा। जो समझदार है, सामाजिक है, वो इस बात को समझते हैं और उसके साथ साथ सभी को, यानी जब वातावरण प्रदूषित हो जाता है, कुत्सित हो जाता है, तो उसका प्रभाव हर किसी को मिलता है दुष्परिणाम के रूप में। तो इस दृष्टि से इसका समाधान भी आज हमें ढूंढने के लिए प्रतिबद्ध कर रहा है। साधनों के खोज में कई बार हमारी संकट पड़ती है, लेकिन जरूरतों और आवश्यकता के दृष्टि से हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान रहते हुए भी नजरअंदाज करते हैं। ये सामाजिक प्राणी का एक बहुत बड़ा जिसे कहा जाए चरित्र है कि वो जानता है इससे हमें नुकसान होगा, पर उस चीज को जरूर करेगा। ये स्वभाव में रहता है, क्योंकि वो अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उस तरह के हथकंडा अपनाने के लिए, या आप उसे कहें कि वो इतना अधिक अपने में केंद्रित रहता है मानव समाज, या फिर ये समझ लीजिए कि वो समझ नहीं पाता है कि हम निर्माण के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं या विध्वंस के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। परंतु जब समझ बढ़ रही है तो वैसे समय में, क्योंकि हम सबको इस बात की जानकारी है कि पृथ्वी पहले भी रहा है, मानव समाज जब नहीं थे उस समय भी, आज भी है, और पता नहीं कल क्या होगा, ब्लैक होल में जाएगा क्या होगा ये नहीं कह सकता हूँ क्योंकि उसके बारे में तो कोई नहीं कह सकता है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं कितने जीवाश्म, कितने ऐसे प्रजाति पृथ्वी से विलुप्त हो गए, उसके क्या क्या कारण रहे हैं, ये बहुत समय में कुछ चीजों को अध्ययन के बाद पता चलता है, कुछ चीजों के बारे में अभी भी अज्ञानता है। वैसे स्थिति में इस तरह के समाधान के रास्ते में
समझ का होना बहुत जरूरी है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है जीडीपी में वो 18% से अधिक है और 139 मिलियन हेक्टेयर जहां पर किसान अपने अन्न उपजाते हैं और इस मामले में बहुत सारे एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के माध्यम से या ऐसे संस्थाओं के माध्यम से हम लगातार सतत विकास की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं और इनिशिएटिव लेते रहे हैं। तो जहां इस क्षेत्र में हम फोकस कर रहे हैं वहीं हमारे सामने और अधिक इसको सहजता के साथ, सतर्कता के साथ, अत्यधिक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन के प्रति हमें थोड़ी सावधान और सचेत भी रहने की आवश्यकता है। और जैसे अभी हमने एग्रो फॉरेस्ट्री की बात की, एग्रो फॉरेस्ट्री के माध्यम से हम कुछ और अधिक बेहतर तरीके से काम करें, इस पर हमारा प्रयत्न आगे बढ़ रहा है। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा कि हमारे सामने एक बड़ी संस्था है ICR। हमारे संस्थाओं के बहुत सारे हाथ पैर हैं, जिले, प्रखंड, कई स्तरों तक। उसकी सक्रिय भूमिका समझ के साथ कैसे हो, क्योंकि कई अच्छी चीज को करना भी अच्छी नहीं होती है, ऐसा परिणाम हो जाता है। तो कई बार गांव देहातों में लोग कहते हैं कि अच्छा तो है पर बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता है। तो अच्छा हो यह तो बहुत जरूरी है, पर अच्छा अच्छे ढंग से हो यह भी जरूरी है। तो इस दृष्टि से हमारे राष्ट्रीय मिशनों का कार्यक्रम चले और इसका लाभ हम सीधे तौर से अपने किसानों पर कैसे करें, क्योंकि कुल मिलाकर के किसान के माध्यम से यदि चीजों को हम सही ढंग से उभारने में सफल होते हैं तभी हमारी सफलता मानी जाएगी। उसमें सहभागिता यदि न हो और उनकी समझ के साथ यदि हम न जुड़ पाए तो ऑर्गन फेलियर की संभावना हो जाती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम एक दूसरे का अलग अलग होने से जो होता है वो हो जाता है। कई अच्छी चीजों में भी ये सारी चीजें हमारे सामने उभर करके सामने आती है। तो इस सिलसिले में अभी तो ये फ्रेमवर्क है, अभी तो हमने एक इनिशियली एक संवाद का माध्यम बनाया है। अब इस संवाद को लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो हमारे स्तर पर कार्य होना है उसका डिटेल्स में हमें समझ कैसे हो, क्योंकि दोनों प्रकार की बातें ऐसे ही स्थानों से निकलती है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो हमें दोनों बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे और जो हमारा कमिटमेंट, इंटरनेशनल कमिटमेंट है, जिस तरह की चुनौती है, ये आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाध्यता क्यों हो रही है कि इस प्रोटोकॉल का आपको अनुपालन करना है, इसलिए कि भयावह दृश्य सबके सामने है, अस्तित्व का खतरा, अस्तित्व का संकट। लेकिन यदि आप किसान को देखें तो वो अपना अस्तित्व का संकट नहीं मानते हैं, वो अपना जीवन यापन अपने तरीके से चल रहे हैं। तो अस्तित्व का संकट कौन मान रहे हैं? जो सबसे ज्यादा एमिशन कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा इस चीज में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन एमिशन हो, क्योंकि वो आवश्यकता मान रहे हैं। पर उनकी आवश्यकता इन सारी चीजों की नहीं है, उनका सहयोग हमें चाहिए।
उनके सहयोग को किस तरीके से उनके लिए भी, हमारे लिए भी और हम सब के लिए भी, यानी जगत के लिए भला कैसे हो, इस दृष्टि से ये सोचने का कार्य है। अब जैसे मैंने स्लाइड में देखा ट्राइबल्स एरिया में वास्तविक रूप से उस क्षेत्र में पोटेंशियल क्यों है? इसलिए है कि उन्होंने उपयोग ही कम किया है, इसलिए पोटेंशियल इसलिए नहीं है कि उन्होंने ज्यादा एक्सट्रैक्ट किया, पोटेंशियल इसलिए है कि उसने उपयोग कम किया है। तो वो सस्टेनेबिलिटी जो है, उस सस्टेनेबिलिटी का जो एक लाइफ साइकिल है, उसको डिस्ट्रॉय किए बगैर हमें सारी चीजों को सोचने का कार्य को आगे बढ़ाते हुए सहयोगी बना करके इन तमाम चीजों में समाधान का रास्ता ढूंढना है। और सरकार प्रतिबद्ध है, माननीय प्रधानमंत्री इस क्षेत्र में काफी संवेदनशील है। कई चीजों के मानकों में, जैसे हमारा फ्यूल ब्लेंडिंग का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और उसमें बहुत उपलब्धि हमें हासिल हुई है और उसके माध्यम से हमारा इंटरनेशनल लेवल में एक स्थान भी बना है इस क्षेत्र में, और इसमें भी हम बना सकते हैं। आबादी अधिक है, उत्पादन भी अच्छा है, एरिया भी ज्यादा कवर हो सकते हैं और ज्यादा हाथ काम करने के लिए वो भी हम कर सकते हैं। तो मेरी शुभकामना है कि इसमें हम एक रोड मैप आगे लगातार चर्चा के माध्यम से बनाते रहें। जागरूकता का अभियान के लिए एक हमें इसमें बना करके आप सभी संस्था के लोगों से अनुरोध है कि मुझे एक बार प्रेजेंटेशन में दिखाइए कि जागरूकता सहज तरीके से कैसे हो, ताकि किसान खुद में प्रेरित हो करके, क्योंकि हम उसे समझाए इससे ज्यादा जरूरी है कि वो अपने समझ के साथ लोगों को समझाने में सफल है। तो इस तरह का क्या क्या हो सकता है, इस पर लगातार आगे कार्य बढ़ाइए। वैसे डेटा, बाकी चीजें और बहुत तरह की बातें हम सबने सुना है, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप इस कार्य में आगे बढ़े। जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं उस सारे लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हम सबको प्रोत्साहन दिए हैं और आपका मार्गदर्शन को ध्यान में लेते हुए हम सब आगे जरूर काम करेंगे। नाउ वी विल हैव MOU signing between NABARD and ministry. And NABARD is going to support the ministry in taking this program forward. So as a token, we would like to have a small MOU on this occasion. Please continue. के जरिए हमारे एरिया कम्युनिटी ट्रांसमिशन कराएंगे और उसको उससे लिंक कर देंगे आगे जैसे को बैठने को देना चाहिए। फिर सामने आगे थोड़ा सा प्लीज जरा थैंक यू।
है वही, दोनों की वही कॉपी है सर, याद में। आजकल पत्रकार है ना, कौन पत्रकारों का बस चले तो दोबारा शादी करा दे, दोबारा से करिए। Because of paucity of time. उसको बाद में Okay, we'll have a presentation later on. Now we will have a धन्यवाद सर। आदरणीय माननीय मंत्री जी कृषि एवं जनजाति मामले, माननीय सचिव महोदय कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, माननीय सचिव महोदय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग, कृषि विभाग के आयोजन में उपस्थित अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संस्थाओं एवं संगठनों से उपस्थित प्रतिनिधिगण, आज माननीय मंत्री महोदय जी ने अपने कर कमलों से स्वैच्छिक कार्बन बाजार फ्रेमवर्क और एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोटोकॉल का विमोचन कर कृषि जगत में विशेषकर किसान भाइयों के लिए एक महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किया है, जो किसानों में एक नई ऊर्जा भरेगा। कृषि वानिकी पर तैयार प्रोटोकॉल कृषि वानिकी के क्षेत्र में एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं माननीय कृषि मंत्री जी का खातिर आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इन अभिलेखों का विमोचन करने के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाला। इसी कड़ी में मैं फ्रेमवर्क और प्रोटोकॉल को तैयार करने में उनके निरंतर मार्गदर्शन के लिए माननीय सचिव महोदय तथा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निरंतर दिशा निर्देशन और सहयोग के लिए भी धन्यवाद करती हूँ, जिसकी वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं NRM डिवीजन में स्थापित कार्बन सेल तथा फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए गठित कोर ग्रुप के सदस्यों का भी धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने रूपरेखा को अंतिम रूप देने में मदद की। CFRI और CIFOR, CICRF के अधिकारियों को कृषि वानिकी पर एक प्रोटोकॉल तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान के लिए धन्यवाद करती हूँ। यह सब किसानों, FPO और स्टार्टअप सहित विशेषज्ञों को कृषि साझेदारों से प्राप्त लगातार समर्थन के कारण ही संभव हो सका है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से सभा में उपस्थित सभी अधिकारियों तथा अन्य मंत्रालयों, विभागों एवं संगठनों से आयोजन में आए सभी प्रतिनिधियों का भी धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाया। अंत में विभाग के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने इस आयोजन को सफलतापूर्वक आयोजित करने में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you all.